नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से, जहां पर पीएम मोदी ने साधा कमलनाथ पर निशाना। इशारों ही इशारों में कमलनाथ पर निशाना साधते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छिंदवाड़ा के लोगों ने जिन पर भरोसा किया, उन्होंने तोड़ा आपका भरोसा। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान यह जिक्र किया और कहा, आपके क्षेत्र के विकास को लेकर वे उदासीन रहे। मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे? इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। मंत्री जो तक पहुंच चुके हैं रीवा मध्य प्रदेश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातों ही बातों में छिंदवाड़ा के लोगों कहकर कमलनाथ और नकुलनाथ पर निशाना साधते नजर आए। और चूंकि जिस तरह से छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, छिंदवाड़ा के लोगों और प्रदेशवासियों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों और लोगों ने जिस तरह उन पर भरोसा जताया, विकास कार्यों को लेकर वे उदासीन रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर बोल रहे थे और इशारों ही इशारों में पूर्व सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर उन्होंने निशाना साधा। और आगामी चुनावों को देखते हुए ये बयान काफी बड़ा। हालांकि इससे पहले कई मोर्चों पर कमलनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते नजर आए हैं और आज इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, ये रैली कई मायनों में अहम थी, साथ ही राजनीतिक बातें न होती तो कुछ अधूरी सी लगती, तो वो भी यहां पर जो एक विषय था पूरा होता नजर आया। पूर्व सीएम कमलनाथ को निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, इशारों ही इशारों में। बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा। वैसे तो ये कार्यक्रम पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था और उसमें न केवल मध्य प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधि बल्कि देश भर की जो पंचायतें हैं उनके प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में जुड़े थे। और केंद्र सरकार ने पंचायतों के विकास के लिए किस तरीके से काम किया है, उसको लेकर एक संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बातों ही बातों में नहीं, इशारों ही इशारों में अगर ये कहें तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि जो लोग छिंदवाड़ा के लोगों ने जिन लोगों पर भरोसा किया, उन लोगों ने उस क्षेत्र का विकास नहीं किया, बल्कि बीजेपी की सरकार जो है वो मध्य प्रदेश का विकास में जुटी हुई है और वह कभी भी भेदभाव नहीं करती है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व में जो सरकारें थी वो भेदभावपूर्ण तरीके से पंचायतों में काम करती थी। यानी साफ तौर पर जहां जहां कांग्रेस के लोग होते थे वहां पंचायतों में विकास के काम होते थे, लेकिन बाकी जगह पंचायतें जो है वो विकास के लिए तरसती थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की अगर पहले की बात करते हैं, 2014 के पहले की अगर हम बात करते हैं तो 17,000 करोड़ रुपए जो अनुदान वित्त विभाग की तरफ से अनुदान राशि पूरे देश की पंचायतों को दी जाती थी और 2014 के बाद इस राशि को बढ़ाकर 2 लाख करोड़ कर दिया गया है। इस तरह की तमाम उदाहरण देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ववर्ती केंद्र सरकारों को साधा और इसके साथ ही जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ भाषण दे रहे थे तो उन्होंने खुद कहा कि 1.25 साल की सरकार में किस तरीके से केंद्र की योजनाओं को लौटाने का काम किया, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास की बात हो या जल जीवन मिशन की बात हो। केंद्र की जो योजनाएं थी जिनका बेहतर क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में किया जा सकता था, लेकिन कमलनाथ की सरकार के रहते वो क्रियान्वयन नहीं हुआ। तो जिस तरीके से आपने कहा कि ये भले ही एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, पंचायत राज का कार्यक्रम था, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होने और ऐसे में चुनावी बातें ना हो, वादे या आरोप ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। और वही हुआ कि भले ही इशारों में ही सही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमलनाथ पर भी निशाना साध ही दिया। बिल्कुल, विकास कार्यों का यहां जिक्र हुआ था तो इसके चलते अब छिंदवाड़ा के विकास का जिक्र हुआ, पंचायत का जिक्र हुआ, तो पंचायतें छिंदवाड़ा में भी हैं और उसी के साथ कनेक्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया, कमलनाथ को निशाने पर लेकर एक तरह से पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस को उन्होंने निशाने पर लिया, वो भी बिना नाम लिए। उनका चिर परिचित अंदाज यही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए शैलेंद्र। और बढ़ते हैं आगे, इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। नाइट कल्चर को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शहर की जरूरत के मुताबिक दोबारा नाइट कल्चर का मूल्यांकन होना चाहिए। शहर में पहले से ही
सराफा के रूप में एक संस्कारित नाइट कल्चर मौजूद है, लेकिन अभी का नाइट कल्चर नौजवानों को संक्रमित कर रहा है। नाइट कल्चर के नाम पर होने वाली नशाखोरी और शराबखोरी पर लगाम लगनी चाहिए। शासन प्रशासन नाइट कल्चर को लेकर तैयार करें एक रिपोर्ट। हमारे शहर में नाइट कल्चर बहुत पहले से है, पर संस्कारित नाइट कल्चर है। हमारे यहाँ सराफा आज से नहीं, जब हम बच्चे थे हमारे पिताजी उंगली पकड़ के ले जाते थे, हमारे मामा जी उंगली पकड़ के ले जाते थे। रात को 1 बजे 2 बजे वहाँ रबड़ी खाते थे और अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग वहाँ पर आकर चौराहे पे अपने घर से आते थे और सावधान। वो नाइट कल्चर इंदौर का है, जो देश में कहीं नहीं था, वो इंदौर में था। अभी जो नाइट कल्चर आया है वो कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों को संक्रमित कर रहा है और इसलिए वहाँ पर ड्रग्स भी आ रहे हैं, वहाँ पर नशा भी हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें कंट्रोल्ड होना चाहिए और इसके ऊपर सरकार एक प्रशासन एक रिपोर्ट दे, ये हमने उनसे आग्रह किया। तो ये नाइट कल्चर जो अब आ रहा है, इस पर मूल्यांकन होना चाहिए। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि ये जो नाइट कल्चर आ रहा है ये युवाओं को संक्रमित कर रहा है, नशाखोरी की तरफ ले जा रहा है। जो पहले वाला सराफा नाइट कल्चर हमारा है वो ज्यादा बेहतर है। बेशक अब से कुछ दिनों पहले ही नाइट कल्चर की शुरुआत इंदौर में हुई थी। मध्य प्रदेश का ये पहला शहर था जो कि कुछ हिस्सा पर्टिकुलर रात भर खुला रहता है। यहाँ पे व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती हैं। चूंकि इंदौर ही एकमात्र ऐसा शहर था जहाँ रात में लगभग 2 बजे तक सराफा बाजार खुला रहता था, लेकिन ये सिर्फ 4 चौपाटी के लिहाज से ओपन रहता था। अब यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियां जो है वो शहर में संचालित होने लगी है। इसी के कहीं ना कहीं दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इसी को लेकर बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ये बात कही कि अफसरों के साथ उन्होंने बैठक की है, चर्चा की है और ये भी कहा है कि एक पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए और उसकी रिपोर्ट शासन को देना चाहिए और इसमें जिस प्रकार की खामियां निकल कर आ रही है उससे भी अवगत कराना चाहिए। चूंकि नशे से संबंधित जो अन्य चीजें थी उस पर लेकर उनकी नाराजगी थी। हालांकि पूर्व में भी नशे को लेकर के वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वह नशे के घोर विरोधी है। तो बहरहाल अब ये जरूर देखना होगा कि बीजेपी। मैं विकास आपके पास लौटूंगा। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। अजय जी, कैलाश विजयवर्गीय जो अभी हाल में नाइट कल्चर शुरू हुआ है उस पर एतराज जता रहे हैं। उनका कहना है कि ये युवाओं को संक्रमित कर रहा है, इस पर मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी जिस तरह से नाइट कल्चर और अन्य व्यवस्थाओं पे सवाल उठा रहे हैं तो ये पूरी तरह अपनी ही सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हाँ। पूरी तरह से कैलाश विजयवर्गीय जी मान रहे हैं कि जिस तरह के हालात हैं वो प्रदेश के लिए, नौजवानों के लिए और समाज के लिए ठीक नहीं है। तो ये तो इससे बड़ा कोई आईना नहीं हो सकता है इस सरकार के लिए, जो हम कहते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और अन्य हालात खराब हैं। उसी बात को कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं और निश्चित ही समीक्षा होना चाहिए। प्रदेश में जिस तरह से अपराध, नशे की प्रवृत्ति, नौजवानों को गलत रास्ते पर धकेलने की जो कारनामे चल रहे हैं उस पर समीक्षा होना चाहिए। विजयवर्गीय जी ने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की कलई खोल दी है। लेकिन अजय जी, जो ये सवाल अब वर्तमान नाइट कल्चर व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर ये शुरू किया गया था जिससे कि रोजगार के अवसर बढ़े, युवाओं को एक थोड़ा फ्री हैंड मिले, सरकार की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन नशाखोरी और संक्रमण की बात कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। वो कह रहे हैं कि इससे नशाखोरी बढ़ रही है, इस पर मूल्यांकन की जरूरत है, अधिकारियों से बात कर रहे हैं और इसे रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो ये सरकार के खिलाफ है या फिर ये नाइट कल्चर के खिलाफ है? देखिए, सरकार के खिलाफ ही है, क्योंकि जिस तरह से जो भी नियम बनाते हैं वो सरकार द्वारा बनाए गए थे। नाइट में चाहे व्यवसायिक गतिविधियां चलाने के लिए नियम बनाए गए हों और चाहे नाइट कल्चर की वजह से नशे की प्रवृत्ति और नौजवानों का भविष्य खराब होने की जो चीजें खुली हैं तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार ही तो हर चीज को कानून व्यवस्था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो ये दावा करते हैं कि आंशिक शराबबंदी उन्होंने लगा दी है, अहाते बंद कर दिए और शराब को लेकर लिमिटेशंस कर दिए, जिससे आंशिक शराबबंदी हो गई है। तो विजयवर्गीय मान रहे हैं, वो मान रहे हैं कि प्रदेश में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हाँ। आंशिक शराबबंदी नाम की कोई चीज नहीं है और यहाँ तक कि शराब के अलावा अन्य कई तरह की नशे की प्रवृत्ति भी नौजवानों के बीच में फैल रही है और ये एक सार्वजनिक रूप से दिखाई देती है। उन्होंने अपनी सरकार की कलई खोली है। इसमें सरकार की नाकामी आप मानते हैं या फिर वो जो पॉलिसी ये शुरू की गई है इस पॉलिसी को ठीक करने की आवश्यकता है? देखिए, पॉलिसी की असफलता या फिर नशे की प्रवृत्ति दोनों के लिए ही सरकार जिम्मेदार है। अगर पॉलिसी बनाई गई वो असफल हुई
तो वो भी सरकार की असफलता है। अगर नौजवानों में नशे की प्रवृत्ति, अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो वो भी सरकार की असफलता है। तो दोनों ही तरह से सरकार के ऊपर सवाल उठाया है। राकेश शर्मा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। राकेश जी, अजय सिंह यादव जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। उनका ये कहना है कि सरकार की जो कलई है वो खुल गई है, और कैलाश विजयवर्गीय जी जो सवाल उठा रहे हैं वो वाजिब है। नाइट कल्चर से नशाखोरी बढ़ रही है, ये सरकार की नाकामी है। राकेश जी, आपसे सवाल था, आवाज मिल पा रही है सर? देखिए, मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि अगर समाज से कोई बात निकल के आती है, लगातार इंदौर के स्थानीय अखबार इस चीज को इंगित कर रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो जिस तरह से नशे की तरफ झुकाव कर रही हैं, अगर उसकी तरफ इंगित किया तो क्या ये सरकार की नाकामी हो जाएगी क्या? आज अगर कोई शराब खोरी कर रहा है या इस तरह की कोई बात कर रहा है तो उसको समाज में जागरूकता लाने की बात कैलाश विजयवर्गीय ने कही है। तो इसको साथ सरकार की तरफ थोड़ी डाइवर्ट कर सकते हैं। सरकार लगातार जो माफिया है, ड्रग माफिया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। आपने देखा कि हमने पूरे हर दुकान के बगल में जो आते थे उनको बंद करवा दिया। तो सरकार तो अपनी तरफ से हर कदम उठा रही है, और सरकार के साथ साथ आम जनता की भी जागरूकता है कि माँ बाप भी देखें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो कैलाश जी जो सवाल उठा रहे हैं सर, इस सवाल से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या सरकार इस बारे में सोच रही है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो नाइट कल्चर अब शुरू हुआ है, पहले वाला सराफा वाला एक सुसंस्कारित कल्चर है, वो अच्छा है, लेकिन ये जो अब शुरू हुआ है ये एक संक्रमण की तरह फैल रहा है और नशाखोरी, शराबखोरी की तरफ बढ़ा रहा है। तो क्या ये सरकार पर सवाल नहीं है? अजय जी का तो यही मानना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को जो करना चाहिए सरकार कर रही है। सरकार शराब की दुकान के पास मध्य प्रदेश में जितने आते थे वो बंद करवा दिए। लगातार सरकार की कार्रवाई हो रही है ड्रग माफिया के खिलाफ और अवैध शराब के खिलाफ। तो सरकार, तो आपने देखा लगातार पुलिस प्रशासन भी रात में लोगों को रोक के देख रहा है, उस एल्कोहल की मात्रा उनकी में देख रहा है, चेक कर रहा है। तो प्रशासन अपना कदम उठाया, पर मेरा एक निवेदन है कि समाज को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल, तो एक संयुक्त प्रयास होना चाहिए। हालांकि अजय जी ने जो सवाल उठाया वो भी अपनी जगह वाजिब है कि ये क्या कोई तालमेल की कमी है। हालांकि सरकार को आईना दिखाई, ये अच्छे लोकतंत्र का एक प्रतीक है कि आप अपनी सरकार या अपने संगठन के खिलाफ अगर आपको कुछ लगता है या उसकी कोई कमी लगती है, आप उजागर कीजिए, उस पर काम होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए। विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डिटेल साझा करने के लिए। और अब बढ़ते आगे, मशहूर पंजाबी रैपर सिंगर बादशाह ने अपने विवादित गाने पर माफी मांगी है। उन्होंने अपने गाने में जो एक सनक शब्द और कुछ अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया था, और उसी गाने की लिरिक्स में एक जगह भगवान भोलेनाथ का भी नाम आया था। इस बात को लेकर बाबा महाकाल के मंदिर के पुजारियों द्वारा आक्रोश जताया गया था, विरोध किया गया था, और 24 घंटे के अंदर इस पर माफी मांगे जाने के लिए उन्होंने कहा था, और इसे बदलने की भी बात कही थी। इस मांग पर 5 दिन बाद बादशाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट जारी कर माफी मांगी है। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि जल्द ही इस गाने के विवादित हिस्सों को हटाकर नए गाने को लॉन्च किया जाएगा, जिनको ये किसी भी तरीके से हर्ट कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है या किसी की भावनाएं यदि आहत हुई हैं तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। किसी की भावनाओं को आहत करने का मेरा विचार बिल्कुल भी नहीं था। ये बादशाह ने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पेजेस पर उस विषय को लेकर उन्होंने सफाई दी है। इस विषय को लेकर माफी भी मांगी है, और वो शब्द जो भगवान भोलेनाथ के, शिव के जो हैं, उन्हें हटाने की भी बात कही है। इसके लिए उनको साधुवाद देते हैं। और महाकाल सेना पुजारी महासंघ द्वारा जो आंदोलन करने की और एफआईआर दर्ज करने की बात थी, अब उसे हम पूर्ण विराम करते हैं। अजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, माफी मांग ली गई है, बादशाह जो सिंगर रैपर हैं उन्होंने माफी मांगी है और कहा कि अब संशोधित एक गाना इसका लेकर आएंगे, और जिस बात को लेकर ऐतराज है उस पर भी वो माफी मांग रहे हैं। 24 घंटे के अंदर माफी मांगने को बोला था, हालांकि थोड़ा समय जरूर लगा, देर आए दुरुस्त आए, बादशाह ने माफी मांग लिया आखिर। जी देखिए, 5 दिन पहले जो सिंगर है बादशाह, इनके द्वारा जो है एक सनक करके जो एल्बम है इनका, इसमें जो है भगवान शिव का नाम लिया गया था, जिसमें आप शब्दों का भी उपयोग किया गया है। इसी को लेकर महाकालेश्वर मंदिर के पंडित पुजारी और श्रद्धालु द्वारा बड़ा आक्रोश जताया था, और तो कहा गया था कि देवी देवताओं के खिलाफ जो भी जो है सोशल मीडिया पर या किसी भी चीज में उपयोग किया जाता है तो हम उनका कड़ा विरोध करेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे।
इसी बात को लेकर जो है महाकालेश्वर मंदिर के पंडित पुजारियों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था और बादशाह को चुनौती दी थी कि 24 घंटे के अंदर जो है इस गाने में बदलाव किया जाए, नहीं तो आपके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। 5 दिन बाद जो है बादशाह की तरफ से सफाई पेश की गई है और उन्होंने कहा है कि मैं किसी को भावना को ठेस नहीं पहुंचाने के चाहता था, पर किसी को भावना को ठेस पहुंची है तो मैं इसमें इस गाने में संशोधन करूंगा और नए सिरे से इस गाने को जो है फिर आप लोगों के बीच में लाऊंगा। फिलहाल महाकालेश्वर मंदिर के पंडित पुजारियों ने इनकी माफी मांगने पर अब जो है विरोध प्रदर्शन को जो है विराम दे दिया है और उनका यही कहना है कि अगली बार से इस तरीके की कोई देवी देवता के नाम पर कोई गलती ना हो, नहीं तो इसके बाद भी जो है ऐसी गलती करने वालों के खिलाफ लगातार आंदोलन जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अजय। देर आए दुरुस्त आए, बादशाह ने 24 घंटे न सही लेकिन 5 दिन में माफी मांग लिया और जो पुजारियों या जो भक्तों की भावनाओं को हत किया उसके लिए माफी मांगते हुए संशोधन की बात को स्वीकार किया है। और अब बड़ी खबर अंबिकापुर से आपको बता दें, जहां कंपोजिट बिल्डिंग में कलेक्टर का औचक निरीक्षण के दौरान गायब मिले कई अधिकारी कर्मचारी और कर्मचारियों की यहां पर जमकर क्लास लगाई। दफ्तर से गायब रहने वाले कर्मचारियों को नोटिस भी जारी किया गया है। नोटिस का सही जवाब नहीं मिलने पर वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। श्रवण महंत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। श्रवण, कहां घूम रहे थे ये अधिकारी कर्मचारी? कलेक्टर निरीक्षण कर रहे हैं, ये गायब है। देखिए, लगातार कलेक्टर को ये सूचना मिल रही थी कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपने समय पर नहीं आते हैं और यही वजह है कि आज कलेक्टर कुंदर कुमार एक्शन मोड में दिखे। वो कंपोजिट बिल्डिंग जो कलेक्टर परिसर में है वहां पहुंच गए और अचानक जितने भी दफ्तर थे उस परिसर में तमाम कंपोजिट बिल्डिंग होने की वजह तमाम जो दफ्तर है वो वहां पर थे और वहां अधिकतर जो अधिकारी कर्मचारी थे वो अपने समय पर नहीं पहुंचे थे और नदारत पाए गए थे। इस पर कई अधिकारी कर्मचारियों को फटकार लगाई गई, उनके हाजिर रजिस्टर भी जांच किए गए। ऐसे में 16 ऐसे अधिकारी कर्मचारी पाए गए थे जो समय पर नदारत है, उनको नोटिस जारी होने की भी बात यहाँ पर सामने आई है, कलेक्टर ने कहा है। और सही जवाब नहीं मिलने पर उनका वेतन भी कटौती करने को कहा है। तो यहाँ पर लगातार जो शिकायत मिल रही थी कि अधिकारी नदारत रहते हैं, चाहे कि सरगुजा अंचल है, यहाँ अपने काम के लिए करवाने या किसी प्रकार की समस्या के लिए जो गांव के लोग जब पहुंचते थे कार्यालय में तो अधिकारी जो अक्सर नदारत मिलते थे और यही शिकायत जो है कलेक्टर के पास मिली थी, जिसके लेकर वो आज कंपोजिट बिल्डिंग पहुंचे थे। जी, बहुत शुक्रिया आपका श्रवण इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे बिलासपुर से एक और बड़ी खबर, बुजुर्ग महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या का मामला। घर के अंदर महिला का शव मिला। दरअसल कोटा थाना के मानपुर गांव की घटना। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। डॉग स्क्वाड की भी मदद इस पूरे मामले में ली जा रही है। विनोद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विनोद, क्या जानकारी मिल पा रही है? पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? देखिए, पुलिस के हाथ अभी बहुत ज्यादा खुले नहीं है इस मामले पर। पुलिस की अभी जांच की दिशा ही तय नहीं हुई है। अभी सिर्फ पुलिस इस आधार पर जांच कर रही है कि चूंकि महिला के सिर पर पत्थर पटकने का निशान मिला है, पास ही पत्थर ही मौजूद है, ऐसे में पहले प्रारंभिक नजर में यही माना जा रहा है कि उसकी हत्या की गई है और उसी लिहाज से स्नीफर डॉग की टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम, उनको बुलाया गया है मौके पर। और जिस दिशा में डॉग अभी सर्च कर रहा है उसी दिशा में पुलिस जा रही है। बहुत ज्यादा क्लू पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। आसपास जहां पर सीसीटीवी फुटेज है उनको भी खंगालने की कोशिश है। तो फिलहाल अभी पूरे घटनाक्रम में अभी पुलिस के हाथ खाली ही हैं, लेकिन हत्या की आशंका जता करके पुलिस पूरे मामले की जांच नजर बनाए रखें। आप डिटेल्स लेंगे आपसे, परिवार का क्या कहना है इस मामले पर जानकारी लेंगे आपसे। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका इमेज जाएगा बहुत जल्द लौटते कुछ और अहम खबरों के साथ।